बच्चों, एमए फाइनल के 10वें पेपर में जैनेंद्र कुमार की कहानियाँ इस पुस्तक में से हम पढ़ रहे थे बिएट्रिस शीर्षक की कहानी। बिएट्रिस एक नर्स है और इस नर्स को याद करते हुए मेजर रघुराज इस कहानी को सुना रहे हैं। और इस कहानी के माध्यम से कहानी के लेखक जैनेंद्र कुमार आपके सामने उस समय साहित्य में कुछ प्रमुख मुद्दे उठ रहे थे उन्हें रखते हैं। आप जानते हैं बच्चों, स्वतंत्रता के समय तक हमारा देश सामाजिकता प्रधान देश था, जिसमें वैयक्तिकता का बहुत कम स्थान था। परिवार और समाज हमारे ऊपर हावी थे, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे और परिवार और समाज का निर्णय जो था वह व्यक्ति को मानना पड़ता था। ऐसे में जब पाश्चात्य सभ्यता और साहित्य दोनों के संपर्क में आए, तब हिंदी में कई लेखकों ने पहली बार यह सवाल उठाया कि वैयक्तिक चेतना, वैयक्तिक प्रेम, व्यक्ति का अस्तित्व, इन सब का महत्व क्या है। वहीं कुछ बातें बिल्कुल नए सिरे से उठने लगी। उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था प्रेम, क्योंकि हमारे यहाँ पहले प्रेम विवाह, प्रेम संबंध ऐसी कल्पना साहित्य में नहीं मिलती है। जैनेंद्र कुमार, अज्ञेय, निर्मल वर्मा और दूसरे जो व्यक्तिवादी लेखक हैं, उन्होंने इस विषय को बहुत प्रमुखता से उठाया है। और जैनेंद्र कुमार का सच कहा जाए तो साहित्य में स्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसे समय में जब प्रेमचंद, सुदर्शन व दूसरे लेखक समाज की यथार्थवादी कहानियाँ लिख रहे थे, उस समय में जैनेंद्र ने एक बिल्कुल अछूते विषय को उठाया। प्रेम, विवाह, यौन संबंध, ये सब समाज में व्यक्ति के लिए क्या महत्व रखते हैं और इनका स्वरूप क्या होना चाहिए, इन विषयों को जैनेंद्र ने सबसे पहली बार उठाया और इसीलिए उनका साहित्य चर्चा का विषय भी बना। उस समय में उन्हें बहुत प्रशंसा नहीं मिली, लेकिन शंकाएं बहुत हुई और उनके साहित्य पर विवाद भी काफ़ी हुआ। बिएट्रिस कहानी की जो शुरुआत है बच्चों, वह भी कुछ इन्हीं प्रश्नों के साथ में होती है। 3 मित्र आपस में बात कर रहे हैं, मेजर रघुराज, डॉक्टर कैलाश नारायण और राय साहब। कहानी की शुरुआत जहाँ हो रही है, वहाँ मेजर रघुराज कहते हैं कि बच्चों, मैं आज आपको इस कहानी के कुछ हिस्सों की व्याख्या करके बताऊंगी। आप इसको ध्यान से सुनिए और इस व्याख्या को अपनी कॉपी में आप करके मुझे बताइए, व्हाट्सएप पे करके बता दीजिए। मेजर रघुराज जो हैं, वे उनकी बात से कहानी शुरू हो रही है। नहीं, मैं राय साहब की सम्मति से सहमत नहीं हो सकूंगा। अवकाश प्राप्त मेजर रघुराज ने कहा, स्त्री पुरुष का संबंध वह नींव नहीं है जिस पर नीति या धर्म को खड़ा होना चाहिए। वह आनुषंगिक बात है, उसका कुछ भी मतलब नहीं। उस पर से किसी के बारे में कोई राय मैं कायम नहीं करूँगा। बच्चों, ये जो 3 मित्र हैं, ये इस पर चर्चा कर रहे हैं कि चरित्र और चरित्रहीनता का आधार क्या होना चाहिए। शारीरिक संबंधों को नैतिकता की दायरे में रखा जाए या न रखा जाए। और इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए रघुराज कह रहे हैं कि मैं राय साहब की सम्मति से, उनके राय से इसलिए सहमत नहीं हो सकता क्योंकि मेरा अपना यह मानना है कि स्त्री और पुरुष का संबंध जो है वह वैयक्तिक है और स्त्री पुरुष का संबंध मात्र ही वह नींव नहीं है जिस पर किसी देश की नैतिक नियमों को या धर्म को खड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि इन संबंधों को
धर्म और नैतिकता दोनों के दायरे से बाहर रखना चाहिए। हम इन संबंधों के आधार पर न किसी को अनैतिक कहें और न ही अधार्मिक कहें। वह आनुषंगिक बात है, अर्थात वह मुख्य बात नहीं है। आनुषंगिक बात है अर्थात वह गौण है, वह मुख्य बात नहीं है। उसका कुछ भी मतलब नहीं। कहने का मतलब ये कि व्यक्ति के निजी जीवन में जो कुछ घट रहा है, जिस संबंधों को वह निभा रहा है, उन संबंधों का समाज में, समाज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उस पर से किसी के बारे में कोई राय कायम नहीं करूँगा। और फिर रघुराज कहते हैं कि मैं इस विषय में कोई राय बनाना नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता और स्थापित भी नहीं करना चाहता हूँ। उनके कहने का मतलब ये कि इस विषय को मनुष्य को पृथक रखना चाहिए, वैयक्तिक रखना चाहिए और धर्म और समाज को इससे अलग रहना चाहिए। ये प्रमुख प्रश्न है बच्चों, जिस प्रश्न के आधार पर यह कहानी आगे जाकर के अपने आप को सिद्ध करती है। और जहाँ तक हम जैनेंद्र की भाषा की बात करते हैं, हमेशा की तरह इनकी भाषा बहुत स्पष्ट है, सरल है, बोलचाल की है, उसमें परिष्कार है। और कैसे है इसका पता हमें इस बात से चलता है कि भाषा में नैतिकता का पूरा ध्यान रखा जाता है। आनुषंगिक जैसे शब्द जैनेंद्र कुमार के संस्कृत मोह को स्पष्ट करते हैं। अब हम एक दूसरा अंश लेते हैं बच्चों व्याख्या के लिए, और वह अंश यह है कि मेजर रघुराज के मित्र डॉक्टर कैलाश नारायण अपनी बात रखते हैं और वे ये कहते हैं कि तब आखिर वह मान हमारे पास क्या रह जाएगा जिससे हम चरित्र को नापें। संबंधों में एक मर्यादा तो होनी चाहिए, वह मर्यादा मानसिक होकर अनिश्चित हो जाएगी, इसलिए उसे शारीरिक ही रखना होगा। ये एक दूसरे मित्र हैं बच्चों और ये डॉक्टर हैं और ये कहते हैं, रघुराज जी की बात के जवाब में कह रहे हैं कि समाज में नैतिकता के मूल्यांकन का कोई आधार तो होना ही चाहिए। इसीलिए हमारे समाज ने, विशेष रूप से भारत देश ने, शारीरिक संबंधों को नैतिकता का एक बहुत बड़ा आधार माना है और हम इसमें आज़ादी नहीं देते, वैयक्तिक स्वतंत्रता नहीं देते हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि यदि हम इसको चरित्र का आधार नहीं मानेंगे, तब हमारे पास कोई मापदंड नहीं रह जाएगा जिसके आधार पर हम किसी के आचरण को मर्यादित कहें या अमर्यादित कहें। वे कहते हैं संबंधों में एक मर्यादा होनी चाहिए, अर्थात संबंधों की एक सीमा होनी चाहिए। यदि हम संबंधों की सीमा को केवल मानसिक कह देंगे तो मानसिक कहने मात्र से वह सीमित नहीं हो जाएगी, उसका एक रूप नहीं रह जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा व्यापकता आ जाएगी और हम यह तय नहीं कर पाएंगे कि वास्तव में वह जो कार्य है वह मर्यादा में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसीलिए उसे शारीरिक ही रखना होगा। यहाँ डॉक्टर कैलाश नारायण कहते हैं कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि यह जो चरित्र का विषय है इसे शारीरिक रखना पड़ेगा, अर्थात दैहिक संबंधों को हमें नैतिकता की सीमा में बांधना पड़ेगा। यहीं पर राय साहब भी अपनी राय रखते हैं और वे ये कहते हैं, मैं तर्क नहीं कर सकता, मैं बहुत नहीं जानता, दिमाग से जानी बात अंतिम होती भी नहीं, हमारी धारणाएं मन बचाव हैं, सच्चाई उनसे घिर कहाँ पाती है। देखिए, अब इन्होंने एक दूसरी बात कही है। वे कहते हैं कि दिमाग से जानी बात अंतिम होती नहीं, अर्थात हम मन ही मन जो कुछ सोचते रहते हैं वही बातें अंतिम नहीं होती हैं। वे अंतिम कब होती हैं? जब समाज भी उसे स्वीकार कर ले। इसीलिए जो हमने मन में कल्पना कर ली है कि यह नैतिक है, यह अनैतिक है, यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है।
हमारी धारणाएं मन बचाव हैं। और फिर वे कहते हैं कि हम जो कुछ धारणाएं बनाते हैं किन्हीं विषय को लेकर के, वो हम अपने निजी भावनाओं की रक्षा के लिए और अपने किए हुए कार्यों को बचाने के लिए बनाते हैं। अर्थात हम जो भी काम करते हैं उसके पक्ष में हम तर्क देते रहते हैं। सच्चाई उनसे घिर कहाँ पाती है। उनके कहने का मतलब है कि सच्चाई जो है वह फिर भी उनसे दूर रहती है, क्योंकि वे केवल हमारे मन की कल्पनाएं हैं। इस प्रश्न का उत्तर पुनः डॉक्टर साहब देते हैं और वे कहते हैं, छावनी और समाज अलग चीजें हैं। समाज मर्यादाओं को मानकर ही चल सकता है। छावनी में इन चीजों के बारे में शिथिलता होती हो तो क्या अचरज। ऐसा कहकर डॉक्टर नारायण ने विजय की मुस्कुराहट के साथ मेजर को देखा। अब यहाँ मेजर ने चूंकि यह बात कही थी कि स्त्री पुरुष के संबंधों को की नैतिकता को मानसिक दायरे में ही रहना चाहिए, हमें उससे धर्म और समाज को नहीं जोड़ना चाहिए, उस प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर ने एक मजाक किया और उपहास करते हुए वो कहते हैं कि हो सकता है छावनी में यह चरित्र का विषय ना हो। छावनी बच्चों जहाँ सेना एकत्र होती है, रहती है, उसे छावनी कहते हैं। सैनिकों का यह अस्थायी निवास स्थान है। छावनी और समाज अलग चीजें हैं। अर्थात जो छावनी में स्वतंत्रता पूर्वक हो सकता है वह समाज में नहीं होता है। समाज मर्यादाओं को मानकर ही चल सकता है और छावनी में इन चीजों के बारे में शिथिलता हो सकती है, ऐसा उन्होंने कहा। और वे अपनी बात से मेजर को सहमत भी कराना चाहते हैं। आगे मेजर इसका क्या उत्तर देते हैं, इसे हम कहानी के अगले हिस्से में पढ़ेंगे।